नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास की समझदारी। संध्या की हल्की सुनहरी रोशनी घर की दीवारों पर धीरे धीरे फैल रही थी। घड़ी की सुइयां लगातार घूम रही थी, लेकिन मीना जी की बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी नज़रें बार बार दीवार घड़ी पर टिक जाती, जो अब शाम के 6 बजने की दस्तक दे रही थी। हर कुछ मिनटों में कभी मीना जी अपना चश्मा ठीक करती, कभी दरवाजे के पास जाती और गेट की ओर उम्मीद भरी निगाहों से झांकती, शायद बहू की कोई परछाई दिख जाए। सुबह से ही बहू नेहा मार्केट के लिए निकली थी। बस 2 घंटे में आ जाऊंगी मम्मी जी, ये कहकर गई थी, लेकिन अब तो पूरा दिन बीत चला था। न कोई खबर, न कोई फ़ोन। चिंता की रेखाएं मीना जी के माथे पर साफ झलकने लगी थी। उन्होंने कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार वही नीरस सी घंटी रिंगिंग और फिर अचानक फ़ोन कट जाना मीना जी को बेचैन कर रहा था। कहाँ रह गई ये लड़की? कोई जवाब भी नहीं दे रही। मीना जी बड़बड़ाई, पर उनके स्वर में गुस्से से ज़्यादा चिंता थी। मन में तरह तरह के विचार उठने लगे थे। कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, कहीं तबीयत तो नहीं। हर गुजरते पल के साथ उनका दिल घबरा रहा था। एक माँ जैसी चिंता जो एक सास के रिश्ते से कहीं बढ़कर थी, उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मीना देवी की बेचैनी अब चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। उन्होंने मोबाइल उठाकर नेहा को फिर से कॉल किया, लेकिन घंटी बजती रही और फिर बंद हो गई। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने नेहा को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नेहा को इस घर में आए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। नेहा मीना देवी के इकलौते बेटे विवेक की दुल्हन बनकर जब वह इस घर में आई थी, तब पूरे घर में रौनक हो गई थी। हर चेहरा मुस्कान से खिला हुआ था और सबसे ज़्यादा खुश थी मीना देवी। उन्होंने सबके सामने गर्व से कहा था, हम तो नेहा को बहू नहीं, बेटी बनाकर रखेंगे। लेकिन वक्त के साथ मीना देवी को ये समझ में आने लगा था कि बेटी बनाकर रखने और किसी की बेटी जैसे व्यवहार करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दरअसल नेहा में उन्हें बहू जैसी कोई बात नज़र ही नहीं आती थी। जब वो अपने पति महेश जी के साथ नेहा को देखने उसके घर गई थी, तो उसकी माँ ने नेहा की इतनी तारीफ़ की थी कि मीना देवी को लगा जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा मिल रही हो। नेहा की माँ ने बड़े चाव से कहा था, नेहा तो बचपन से ही बहुत समझदार है, जिम्मेदार है, घर की शान है हमारी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। नेहा के मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभियाँ भी थी। सबको देखकर मीना जी को यह संतोष हुआ कि लड़की संयुक्त परिवार में पली है, तो अच्छे संस्कार उसमें ज़रूर होंगे। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। नेहा का भी कुछ वैसा ही हाल निकला। शादी के बाद जो नेहा का व्यवहार सामने आया, वो बिल्कुल अलग था। वह घर में अक्सर शॉर्ट्स पहनकर आराम से घूमती, जब चाहे तब बाहर चली जाती या फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेती। घर के छोटे बड़े कामों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मीना जी ने शुरू में बहुत संयम रखा, सोचा नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन नेहा में सीखने या समझने की कोई कोशिश ही नहीं थी, बल्कि जब मीना जी उसे कुछ समझाती तो नेहा उल्टा उनको ही जवाब देने लगती। एक दिन तो हद ही हो गई। मीना जी ने बस इतना कहा था कि नेहा बेटा, आज सब्जी घर पर ही बना लेते हैं, रोज़ बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। नेहा ने नाराज़ होकर कहा, मैं तो आपकी बहू हूँ ना मम्मी जी, इसलिए आप मुझे हर बात पर टोकती हैं। क्या आप अपनी बेटी को भी इतनी बार टोकती हैं? जब आप मुझे देखने आई थी, तब ही कह देना चाहिए था कि आपको एक आज्ञाकारी बहू चाहिए। बेटी जैसा व्यवहार तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। मीना जी अवाक रह गई थी। उनके मन में चुभ गई थी नेहा की ये बात। उन्होंने जो स्नेह और अपनापन दिखाया था, वो एक पल में खारिज हो गया था। अब 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन नेहा और मीना जी के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मीना जी के मन में
अब यही सवाल गूंजता था, क्या उन्होंने बहू में बेटी खोजने की गलती कर दी? मीना जी के मन में गहरी हलचल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अब तक चुप्पी का व्रत साध रखा था। घर की शांति बनाए रखने के लिए वह अक्सर अपनी बात मन में ही दबा लेती। कई बार उनका मन करता कि पति महेश जी से नेहा के व्यवहार की शिकायत करे, लेकिन जब भी कुछ कहती महेश जी तुरंत उन्हें ही समझाने लगते। अरे मीना, अभी बच्ची है, नए माहौल में ढलने में थोड़ा समय तो लगता है। तुम तो समझदार हो, थोड़ा सब्र करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। महेश जी की बातों में नरमी होती, लेकिन वो मीना जी के भीतर उठते तूफान को कभी नहीं समझ पा रहे थे। जब भी मीना जी बेटे विवेक से कुछ कहने की कोशिश करती, तो विवेक भी माँ को ही पुराने ख्यालों वाला समझकर टाल देता। मम्मी, आपके ज़माने की बहुएं और आज की बहुएं बहुत अलग हैं। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, अब वो बहू भी होती है और बेटी भी। थोड़ा वक्त दो नेहा को, वो समझ जाएगी सब। मीना जी के पास कोई जवाब नहीं रहता। जब पति और बेटा दोनों ही उसकी बात को कोई महत्व नहीं देते, तो वह और कहे भी तो किससे। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। सुबह जब महेश जी और विवेक ऑफिस के लिए निकल गए, तभी नेहा ने कहा, मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा सामान लेना है, जल्दी आ जाऊँगी। और बिना कुछ ज़्यादा बताए वह निकल गई। अब पूरे दिन बीत चुका था। घड़ी की सुइयां 6 बजा चुकी थी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन नेहा का कोई अता पता नहीं था। मीना जी ने कई बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार फ़ोन या तो बजता ही रह गया या फिर काट दिया गया। भला ये भी कोई बहू बेटी के लक्षण हैं? घबराहट में उन्होंने खिड़की से बार बार गली में झांका। हर आहट पर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन नेहा नहीं आई। अब उनके सब्र का बांध टूटने को था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, आने दो उसे आज तो बात साफ साफ करनी ही होगी। अब ज़्यादा चुप नहीं बैठा जाएगा। वह बड़बड़ाने लगी, आंखों में चिंता के साथ अब थोड़ी झुंझलाहट भी खुल गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दौड़कर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने नेहा नहीं, विवेक और महेश जी थे, जो ऑफिस से लौटे थे। नेहा नहीं आई अभी तक? महेश जी ने पूछा। मीना जी ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, नहीं, सुबह गई थी, अब तक नहीं लौटी, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। विवेक का माथा सिकुड़ गया। अभी कॉल करता हूँ कहकर वो अपने मोबाइल की ओर बढ़ा। मीना जी चुपचाप खड़ी रहीं, लेकिन अब उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी। अब वो शायद चुप नहीं रहने वाली थी। अच्छा मीना, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज करके आता हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा ना तुमने मीना? महेश जी की बात सुनकर मीना जी बोली, हाँ हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी है। तभी गेट पर कैब रुकने की आवाज़ आई और उसके बाद शॉपिंग बैग्स के साथ नेहा अंदर आई। वो थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे शॉपिंग से उसे किसी तरह का संतोष मिल रहा हो। बैग्स को एक तरफ फेंकते हुए सोफे पर आराम से बैठते हुए उसने कहा, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मज़ा आ गया। मीना जी ने उसकी तरफ देखा और सवाल किया, बहू, तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? नेहा की आंखें उन बैग्स पर पड़ी जो उस वक्त सोफे पर लुढ़क रहे थे। कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ज़रूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ और कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज़ के कपड़े लाई हूँ, नेहा ने अपनी तरफ से जवाब दिया। मीना जी थोड़ी हैरान होते हुए बोली, पर बहू, तुम्हारी शादी को अभी 3 महीने ही तो हुए हैं, अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं होंगे, फिर और शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही हो मुझे। भला ये कौन सी बात है? मुझे चिंता हो रही थी। नेहा ने हंसी मजाक में कहा, मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना। और आप बार बार फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे, कितना
एम्बैरस लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैं वो ले आई। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका। मीना जी का चेहरा बदल गया, वो गहरी सोच में डूब गई। फिर धीरे से बोली, बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। दो दो भाभियाँ थी, संभाल लिया था उन्होंने। पर बेटा, ये तो तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें ही तो सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारी कब उठाओगी तुम? मेरी भी अब उम्र हो चली है, क्या पता कब ऊपर से बुलावा आ जाए। मीना जी की आवाज़ में एक दर्द और चिंता साफ झलक रही थी, जो नेहा को नहीं दिख रही थी। वह केवल शांति से बैठी रही। क्या तुम कभी समझ पाओगी नेहा कि जीवन की असली जिम्मेदारी क्या होती है? मीना जी ने फिर से पूछा। तुम नहीं जान सकती। जब तक खुद को एक दिन ऐसी स्थिति में ना देखो, तब तक समझ नहीं पाओगी। घर की देखभाल, परिवार की ज़रूरतें, तुम्हारी छोटी छोटी आदतें, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे छोटे छोटे कामों से ही घर की सुख शांति बनी रहती है। एक बार जिम्मेदारी समझ जाओ तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। ये जीवन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। यहाँ पर मीना जी ने बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन नेहा, जिसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं था, नेहा की चिढ़ती हुई आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की जितना आप करती हो। कहते कहते उसके चेहरे पर गुस्से और तिरस्कार की परछाई उभर आई। फिर बिना जवाब सुने वो पैर पटकती हुई अपने कमरे की ओर चली गई, मानो उसकी बात ही अंतिम सत्य हो। मीना जी वहीं ठिठक कर रह गई। सोचने लगी कि कैसे इसे समझाऊं कि जिसे ये रोक टोक समझ रही है, वो केवल और केवल चिंता है उसके मन में, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। उनके चेहरे पर उदासी की गहराई साफ झलकने लगी। उन्होंने एक नज़र विवेक की ओर देखा, जिससे शायद उन्हें कुछ समझदारी की उम्मीद थी, लेकिन विवेक ने तो उल्टा उन्हीं को समझाना शुरू कर दिया। क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना, क्यों सांस बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह का बिहेव करती? विवेक के लहजे में अनदेखापन और लापरवाही थी। उसकी आंखों में माँ की चिंता, तकलीफ या नेहा के बर्ताव की गंभीरता का कोई एहसास नहीं था। वह भी कमरे में चला गया और पीछे छोड़ गया मीना जी को। वो अपने ही घर में अकेला, उपेक्षित और बोझिल महसूस कर रही थी। मीना जी चुपचाप अपने कमरे में आई। पलंग पर बैठते ही उनका दिल भर आया। वह बहू को बेटी बनाने की ख्वाहिश पाले बैठी थी, लेकिन बहू ने ही बेटी बनने से इनकार कर दिया। उनके दिल में एक कसक थी, क्या वाकई उन्होंने कोई गलती की थी? क्या माँ बनकर समझाना भी अब सासगिरी कहलाता है? उन्हें चुप देखकर महेश जी बोले, मीना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम नेहा की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो हुआ उसमें तुम्हारा भी हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। क्यों करती हो तुम ऐसा? ये सब किसी और से नहीं बल्कि उनके जीवन साथी बोल रहे थे, वो जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। आज उन्होंने उन्हीं की सोच को कटघरे में खड़ा कर दिया था। मीना जी ने गहरी सांस ली और बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फ़ोन न उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी न लेना, ये सब आपको गलत नहीं लगता? ये सब आपको सही लगता है? महेश जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अरे तुम छोटी छोटी बातों को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुद भी खुश रहोगी। अब सोचो, तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। उनके शब्द वहीं रुक गए। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो चुप सकता है, पर शब्दों के बाण तो छूट चुके थे और वे सीधे मीना जी के दिल पर जा लगे थे। मीना जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठीं
और अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे की ओर चल दीं। बरामदे में हल्की ठंडक थी, हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मीना जी का मन भीतर ही भीतर गर्म हो रहा था, सवालों, तकलीफ़ों और तन्हाई से। क्या ये वही घर है जिसे मैंने अपने खून पसीने से संजोए था? अब क्यों मुझे पराया लगने लगा है? मीना जी के गालों में आंसू लुढ़क गए। बहू और बेटे दोनों ने जिस तरह उनकी भावनाओं को नकार दिया, उससे उनका दिल भारी हो गया था। वो बरामदे की कुर्सी पर बैठ गईं और मोबाइल को अपनी गोद में रखकर आसमान की ओर देखने लगी, जैसे किसी जवाब की तलाश हो, शायद भगवान से या शायद खुद से। वो सोचने लगीं, क्या बहू को बेटी समझ लेना ही सबसे बड़ी भूल थी, या फिर बेटी बनने की जगह अब कोई लेना ही नहीं चाहता? शब्द नहीं निकल रहे थे, बस उनकी आंखें भर आई। मीना जी के भीतर बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, शब्दों में ढल नहीं रहा था, जो बस दिल को लगातार कुरेद रहा था। घर में सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन था, मान, अपनापन और समझदारी का अभाव। उन्हें सांस लेने में घुटन सी महसूस होने लगी, जैसे वो इस रिश्ते के बोझ तले दब रही हूँ। ऐसे में उन्हें बस एक नाम याद आया, मंजू, उनकी पुरानी सहेली जो हर बार उन्हें सही राह दिखाती थी। उधर से मंजू की जानी पहचानी आवाज़ आई तो मीना जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने नेहा की हरकतें, विवेक का बदला व्यवहार और महेश जी की बेरुखी सब कुछ मंजू को कह सुनाया। मंजू ने लंबी सांस लेकर कहा, देख मीना, बहू और बेटी में फ़र्क होता है। ये बात नेहा को समझनी होगी, लेकिन उससे पहले ये बात तुझे भी समझनी पड़ेगी। तू जब तक सब खुद करती रहेगी, तब तक किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना विवेक को, ना महेश जी को और ना ही नेहा को। जब तक उन्हें हर चीज़ पकी पकाई मिलती रहेगी, तब तक किसी को काम की, जिम्मेदारी की अहमियत नहीं समझ आती है। तुझे खुद ही कदम उठाना होगा, खुद की मदद तुझे खुद ही करनी होगी। मंजू की बातों में सच्चाई थी। उसकी बातें कड़वी जरूर थी, मगर उसकी बातों में सच्चाई थी। फ़ोन कट करने के बाद मीना जी एकदम शांत थी। रात तो ऐसे तैसे कट गई। सुबह उनके अंदर एक नई ऊर्जा जग गई थी। उन्होंने बिना देर किए एक कैब बुक की और चुपचाप बैग निकाल लिया। वे कोई भी ड्रामा या बहस नहीं चाहती थी, बस कुछ समय उन्हें खुद के लिए चाहिए था। जब महेश जी ने देखा कि वो बैग पैक कर रही हैं, तो आश्चर्य से पूछ बैठे, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? मीना जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं मायके जा रही हूँ। भाई कई दिनों से बुला रहा था, तो सोचा कुछ दिन वहाँ रह कर आऊँ, शायद थोड़ा मन भी हल्का हो जाए। महेश जी झुंझलाते हुए बोले, अरे अचानक से ये क्या लगा लिया? और खाना किसने बनाना है? रोटियां कौन सेकेगा? मीना जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने संयमित स्वर में जवाब दिया, आपकी बहू है ना, उससे कहिए। अब क्या सारी जिंदगी इस घर की जिम्मेदारी मेरी ही है? कभी तो उसे भी घर चलाना सीखना चाहिए। महेश जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बात इतनी गंभीर हो जाएगी। फिर कुछ सोचते हुए बोले, लगता है तुमने कल की बात का बुरा मान लिया है। अब इस तरह का तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? मीना जी ने एक गहरी नज़र उन पर डाली और शांत स्वर में कहा, तमाशा? मायके जाना तमाशा है क्या? अगर मेरी बेटी होती और मैं मायके जाती तो क्या मुझे रोकती? वही तो पीछे से सारा घर संभालती। लेकिन यहाँ मेरे जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबको लगता है कि मैं तो हूँ ही सब कुछ करने के लिए। महेश जी कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन मीना जी ने उनका वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। बिना कोई और बात किए उन्होंने अपना बैग उठाया और बाहर आ गईं। उनकी चाल में अब पहले जैसा ठहराव नहीं था, अब उसमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय का भाव था। तभी गेट के बाहर कैब आकर रुकी। मीना जी के हाथ में बैग देखकर विवेक और नेहा भी बाहर आ गए। विवेक कुछ कहने ही वाला था, मम्मी खाना बन, लेकिन मीना जी को बैग के साथ देखकर उसकी जुबान लड़खड़ा गई। आप कहीं जा रहे हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। मीना जी ने बिना कोई सिकवा किए और बहुत ही सहजता से कहा, हाँ बेटा, कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। बहुत समय हो गया
मायके गए हुए, इसलिए कुछ दिनों के लिए भाई के घर जा रही हूँ। न विवेक कुछ कह पाया, न नेहा कुछ कह पाई। मीना जी कैब में बैठ गई, किसी से शिकायत किए बिना, लेकिन बहुत कुछ सिखाने के लिए। मीना जी के अचानक इस कदम से पूरा घर सन्नाटे में डूब गया, जैसे किसी ने घर की आत्मा को खींच लिया हो। रसोई में बर्तनों की खनक की जगह सन्नाटा पसर गया था और दीवारों पर जैसे मातम छा गया था। लेकिन पेट की भूख तो संवेदनाओं की मोहताज नहीं होती है। विवेक ने नेहा की ओर देखा और बोला, नेहा, नाश्ता बना दो। नेहा ने थके स्वर में धीरे से कहा, अरे विवेक, मेरे भी अपने काम है, मैं क्या बनाऊं अब। नेहा कहती हुई कमरे में चली गई। तभी महेश जी कमरे से बाहर आए। चेहरे पर भाव थे जो गुस्से से ज़्यादा चिंता से भरे थे। उन्होंने कहा, तो नेहा बेटा, आज तुम नाश्ता बना दो, कुछ हल्का फुल्का ही बना दो। नेहा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। विवेक की तीखी नज़रों से घबराकर वो चुपचाप रसोई में चली गई। जल्दी से उसने सभी के लिए मैगी बनाई और परोस दी। शाम को भी उसने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन तो ऐसे ही कट गए, लेकिन इतने दिनों से बाहर का खाना खा खा कर महेश जी की तबीयत खराब होने लगी। महेश जी को मीना जी की याद आने लगी। अब नेहा को घर में ही खाना बनाना पड़ा। अब उसका ज़्यादा समय किचन में ही बीतने लगा। थकावट से उसका शरीर टूट रहा था। काम की उसे आदत नहीं थी और अब उसकी यह बेफिक्री उसकी थकान बन चुकी थी। रसोई वैसे ही बिखरी पड़ी थी, झूठे बर्तन, फैला आटा और बासी खाने की महक। एक सुबह घर में सन्नाटा पसरा था। न रसोई से बर्तन की आवाज़ आ रही थी, न चाय की केतली सीटी बजा रही थी। सुबह के 8 बज चुके थे। अचानक विवेक हड़बड़ा कर उठा, नेहा उठो, 8 बज गए हैं, आज तो पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा उठे या नहीं, तुम जल्दी चाय नाश्ता बना दो। नेहा ने आंखें मसलते हुए गुस्से में कहा, क्या तमाशा है ये विवेक, मम्मी जी का मायके जाना जरूरी था क्या? इस उम्र में भी मायके का शौक नहीं गया मम्मी जी का। नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है मेरी। विवेक नेहा की बात को अनसुना कर पिता के कमरे की ओर भागा। वहाँ भी सन्नाटा था। महेश जी अभी तक सो रहे थे। विवेक ने उन्हें जगाया और कहा, पापा, ऑफिस का टाइम हो गया है, जल्दी तैयार हो जाइए। अब तबीयत तो ठीक है ना? महेश जी ने अलसाई आवाज़ में धीरे से कहा, हाँ ठीक है। इधर नेहा ने रसोई में कदम रखा और मानो युद्ध भूमि में प्रवेश किया हो। बिखरी रसोई, गंदे बर्तन और गंध से भरा माहौल। माथा ठनक गया उसका। तभी विवेक फिर अंदर आया। कमलाबाई का फ़ोन आया था। वो आज नहीं आएगी, घर की सफाई भी करनी होगी। मम्मी की गैर मौजूदगी में सब कुछ बिखर गया। नेहा झल्ला उठी, विवेक, मैं ये सब नहीं कर सकती। रसोई में बिखरा खाना, बर्तन, अब सफाई भी मेरी जिम्मेदारी, मुझसे नहीं होगा। या तुम रुको और मदद करो, वरना मैं भी मायके जा रही हूँ। विवेक ठिठक गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, नेहा, मम्मी भी तो ये सब अकेले करती थी, तुमने भी कभी उनकी मदद नहीं की। यह बात जैसे सीधे नेहा के दिल को चुभ गई। वो बिना उत्तर दिए कमरे में चली गई। लेकिन महेश जी ने सब सुन लिया था। उन्हें हैरानी हुई कि वो बहू जो मीना जी को हर वक्त काम के लिए टोका टाके कहती थी, वो कुछ दिन भी घर संभाल नहीं पा रही है। महेश जी ने विवेक से कहा, बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता बाहर ही कर लूँगा। आज तुम घर पर रहो और नेहा की मदद करो। घर से निकलते वक्त उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। उन्हें मीना जी की अहमियत आज बखूबी समझ आ गई थी। इधर नेहा ने गुस्से में अपनी माँ को फ़ोन लगाया। मम्मी, मैं मायके आ रही हूँ। माँ ने पूछा, सब ठीक तो है? अचानक कैसे? नेहा गुस्से में बोली, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। सासू माँ नाराज होकर मायके चली गई। कहते थे बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर सब झूठ था मम्मी। माँ ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, बेटा, ससुराल सिर्फ घर नहीं होता, वहाँ
रिश्तों की डोरें बड़ी नाजुक होती हैं। तेरा हर शब्द, हर व्यवहार एक छवि बन जाएगा। तेरे सास ससुर तेरे माता पिता जैसे हैं। तेरा पति तेरे साथ का साथी है, लेकिन तुझे उसके घर को भी अपनाना होगा, जैसे तूने इस घर को अपनाया था, अपना समझ के। अपनी जिम्मेदारियों को समझ नेहा, इस समय तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है। नेहा हैरान रह गई। मम्मी, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हैं? हाँ, क्योंकि तू अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। अभी उस घर में तेरी ज़रूरत है, इसलिए अभी यहाँ आने का मत सोच बेटा। फ़ोन कट गया। नेहा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। ना शब्द निकले, ना आंसू। अब उसे समझ आ चुका था कि जिम्मेदारी से भागना कोई विकल्प नहीं है। अब वो चुपचाप रसोई में गई और झाड़ू बर्तन सब खुद संभालना शुरू किया। विवेक ने देखा तो वह भी मदद के लिए आगे आया। दोनों ने मिलकर घर की सफाई की, लेकिन दोनों थक कर चूर हो गए थे। उन्हें दोपहर का खाना बाहर से मंगवाना पड़ा। जब दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तो नेहा ने थके थके स्वर में कहा, विवेक, ये मुसीबत मैंने खुद के लिए खड़ी की है। मम्मी जी जब भी काम करने को कहती थी तो मैं उन्हें टोकने वाली, काम वाली समझती थी, लेकिन अब समझ आया कि काम करने की आदत न हो तो घर कितना भारी लगता है। अब मैं मम्मी जी के साथ काम में हाथ बटाऊंगी और उनसे सीखूंगी भी। विवेक की आंखों में भी पश्चाताप था। नेहा, तुमने सही कहा। मम्मी कभी गलत नहीं थी, बस हम ही उन्हें नहीं समझ पाए। अब घर का माहौल बदल चुका था। घर में पश्चाताप, समझदारी और इंतजार का सन्नाटा था। दरवाज़ा खुला। महेश जी के साथ मीना जी भी अंदर आईं। साफ सुथरा घर देखकर उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वो पुरानी मीना जी वाली ममता भी थी। नेहा ने मीना जी को देखा तो दौड़कर उनके पास आई और गले लग गई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप हमेशा मुझे जिम्मेदार बनाना चाहती थीं और मैं आपको गलत समझती रही। अब मैं वादा करती हूँ कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई एम सॉरी मम्मी जी। वो कान पकड़कर उनके गले लग गई। मीना जी ने भी उसे गले लगाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। सीखना और समझना ही जीवन है। जिम्मेदारियों से भागना कायरता होती है, और मुझे पता था कि मेरी बहू कायर नहीं है। कहकर मीना जी ने प्यार से नेहा का माथा चूम लिया। ये शाम एक समझदारी का, अपनत्व का और बदलते रिश्तों का को अपने साथ लाई थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।